हरिओम बालक भगवान, एक बार राधे राधे बोल दो। आओ, आज फिर तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूं मैं। पिछला सेशन CDS 2014 का था, 7 क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन और है और नीचे कॉमन एरर डिफरेंट एग्जाम के। बड़ा मेहनत लगता है ये सब लेकर आने में, खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन आए कि इंफॉर्मेटिव हो आप लोगों के लिए। थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से। आओ देखते हैं। CDS 2004 का पहला क्वेश्चन है, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। इसको अंडरलाइन करा है। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन से उसको इम्प्रूव करिए, और यदि यह सही है तो आंसर होगा डी, यानी नो इम्प्रूवमेंट। तो फिलहाल इस तरह का इफ आई वर हिम पिछले सेशन में भी इस पर क्वेश्चन बना था, जिसको मैंने एक्सप्लेन करा था। अब देखो, वह उसको मैंने एक्सप्लेन ऐसे करा था कि इफ के साथ यदि कोई भी सब्जेक्ट हो, अनफुलफिल्ड डिजायर कंडीशन या विश को बतलाना हो, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस the desire, wish or condition that is unfulfilled, that does not appear to be fulfilled at present, you have to follow this structure. Means generally it starts with if, then subject, and after subject we have to put were. उसके बाद मैंने कहा था कि नाउन या प्रोनाउन रखिएगा। जैसे इस पर मैंने ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस बनाया था, या मैं अभी भी फिर से बना दे रहा हूं, काश मैं पक्षी होता। हूं कि नहीं, बोलो। नहीं हूं ना? तो काश मैं पक्षी होता, ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं। यह अनफुलफिल्ड विश है मेरा, यानी एक नहीं पूरी होने वाली मेरी इच्छा है, डिजायर भी कह सकते। अब इसको बनाओगे, बना लो। इफ सब्जेक्ट हो गया आई, वर, अब नाउन या प्रोनाउन, एन स्टैंड्स फॉर नाउन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन। तो नाउन क्या है? पक्षी, अ बर्ड। अब आपको लग रहा होगा कि तो फिर इफ के बाद आई है ही, वर है ही, तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी है, गलती है। संजोग से मुझे यह क्वेश्चन मिल गया, ताकि यह तो हो ही गया था, इसमें कुछ जो बचा हुआ था वह भी आप लोगों को बतला दूं। अब देखिए इसमें गड़बड़ी कहाँ है। ध्यान में रखिएगा कि इस स्ट्रक्चर में यहां जो नाउन जो आएगा वो तो खैर नाउन ही होगा, उसको तो उसका तो रूप चेंज होगा नहीं। लेकिन जो पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन, जो प्रोनाउन आएगा, यह सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव केस में होता है। याद रखिएगा, किस केस में होगा बोलो? नॉमिनेटिव केस में। अब समझो, प्रोनाउन के जनरली 3 फॉर्म होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पोजेसिव केस भी लोग कहते हैं। अब जैसे आई, मी, माई, इतना तो सुने हो। वी, अस, आवर, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, सुने हो ना? तो 3 जो फॉर्म उसके होते हैं, तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रोनाउन का, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। इज दैट क्लियर? जो सेकंड फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव केस, एंड द थर्ड फॉर्म फाइनली इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। इज दैट क्लियर? अब आई, मी, माई, तो आई नॉमिनेटिव केस हुआ, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और माई पॉजेसिव में चला गया। उसी तरह वी, अस, आवर, वी नॉमिनेटिव हुआ, ही, हिम, हिज, ही नॉमिनेटिव हुआ, सी, हर, हर, सी नॉमिनेटिव हुआ, दे, देम, देयर, दे नॉमिनेटिव हुआ। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, नाउन को लेकर तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि प्रोनाउन, इफ यू हैव टू पुट हियर प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन कैन बी ओनली, मीन्स विल बी ओनली इन द फॉर्म नॉमिनेटिव फॉर्म। इज दैट क्लियर? You cannot just change the form of the pronoun if
इट इज यूज्ड हियर इन दिस वेरी स्ट्रक्चर। तो दैट्स वाई अब जैसे मान लो मैंने कहा वह मेरे स्थान पर होता, तो मैं पिछले दफ़ा भी पिछले सेशन में भी एक्सप्लेन करा था कि इसमें स्थान को हम नहीं मेंशन करते हैं, वह मेरे स्थान पर होता। यह एक कल्पना है जो फिलहाल अनफुलफिल्ड है। वह मेरे स्थान पर रहता तो कहता ही नहीं कि यदि वह मेरे स्थान पर, यदि या काश वह मेरे स्थान पर होता, यदि वह रहता मेरे स्थान पर तो मैं कहता ही नहीं इस बात को। इज दैट क्लियर? अब इसको बनाओगे तो इफ, अब वहाँ वह यानी ही, सिर्फ आपको वर यूज करना है। अब नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पर फिलहाल स्थान तो गायब हो गया, अब बचा प्रोनाउन। तो मेरे, अब बहुत लोग मेरे का अंग्रेजी देखेगा माई सोचेगा लिख दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है कि प्रोनाउन का कौन फॉर्म यहाँ होना चाहिए? नॉमिनेटिव फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म में यू हैव टू पुट प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? यू कैनॉट जस्ट चेंज द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन दिस वेरी स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर अब मेरे के लिए यदि हम मी लिखते हैं तब भी और माई लिखते हैं तब भी गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो सही क्या होगा? इफ ही वर आई। गॉट इट? समझ में आई बात? अब आओ देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ आई वर हिम, यहाँ सही, यहाँ सही, यहाँ सही, स्ट्रक्चर के हिसाब से गलती कहाँ है? यहाँ है, यानी यहाँ किस रूप में जाएगा? नॉमिनेटिव फॉर्म में जाएगा। तो नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होगा? ही होगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इफ आई वाज हिम, इसमें तो 2 गलती हो गया, एलिमिनेट करो इसको। बी में आओ, इफ आई वर ही, आंसर मिल गया हमारा। सी इफ आई हैड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया, डी होगा ही नहीं क्योंकि गलती तो था वहां पर। गॉट इट? समझ में आई बात? अब आओ क्वेश्चन नंबर 9, 7 में बनवाया था, 8वां शुरू किया। 9 कह रहा है योर सिस्टर कुक्स वेल, यानी आपकी बहन अच्छा बनाती है, यानी भोजन अच्छा बनाती है। इज नॉट सी। अब देखो ये क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन टैग यह बड़ा हल्का चीज है, ऑलमोस्ट इसके सिर्फ कॉम्पिटिटिव सिलेबस में ही रखा है, बाकी बोर्ड के सिलेबस से तो हटा दिया, इसको रखना चाहिए था। क्वेश्चन टैग चूंकि हल्का है, सब कोई लगभग जानते हैं, आप लोग भी बना ही लेंगे, बिना मेरे हेल्प के भी बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन टैग बनता है, यहाँ एक क्वेश्चन टैग लगा है, जोरदार किसी सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए भी जनरली हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। योर सिस्टर कुक्स वेल इजंट सी, यानी आपकी बहन खाना अच्छा बनाती है ना, यानी इस पर एक, जिससे भी जब भी वेन एवर वी यूज क्वेश्चन टैग व्हाइल स्पीकिंग टू समवन एल्स वी वांट रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, माइंड इट। जब भी क्वेश्चन टैग का हम प्रयोग करते हैं बोलते समय किसी से, तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मेरे जवाब को अफर्मेटिव में दे, यानी मेरे स्टेटमेंट का वह सपोर्ट करे, समर्थन करे, इसलिए क्वेश्चन टैग का जनरली प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन टैग की जो बनावट होती है वह होती है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ नेगेटिव वर्ड्स जुड़ जाते हैं, अब प्लस होता है सब्जेक्ट, अब प्लस हो जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, नॉट जनरली वो निगेटिव में ही जाएगा। यदि अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो टैग निगेटिव होगा, यदि निगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, योर सिस्टर कुक्स वेल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग निगेटिव होगा, तो निगेटिव में यहाँ रखा ही है। लेकिन अब इसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो आप कहोगे कि सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही, निगेटिव भी है और सब्जेक्ट सी भी लगा दिया है, तो सही होना चाहिए, यानी नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिए आप। हेल्पिंग वर्ब यदि मेंशन्ड है पॉजिटिव स्टेटमेंट में, इज आर एम वाज वर हैव हैज हैड डू डज डीड वगैरह वगैरह, शैल विल कैन कुड मे माइट, तो आप तो उसी को रखोगे। लेकिन 3 वर्ब होते हैं जिसका हेल्पिंग वर्ब आपको अपने से बनाना होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा जो नहीं जानते हो।
ऐसे आई होप कि मोस्ट ऑफ यू गाइस नो इट वेरी वेल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग, बट फिर भी जो नहीं जानते हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। 3 वर्ब होते हैं, V1 V5, इसका हेल्पिंग वर्ब अलग है, अब V2 का अलग है। V1 या V5 यदि लगा है पॉजिटिव स्टेटमेंट में तो आपका जो टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा यह होगा डू या डज। और यदि V2 लगा है तो उसका टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। अब बाकी तो ऑलमोस्ट देता ही देता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब आओ देखते हैं, योर सिस्टर कुक्स वेल, तो कुक्स वर्ब का 5वां रूप है, वर्ब 5 है। वर्ब में जब एस या एस लग जाता है तो दैट टर्न्स इनटू वर्ब 5 एंड यू नो इट वेल। तो कुक्स वर्ब 5 हो गया, वर्ब का 5th फॉर्म हो गया, तो यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होगा। V1 या V5 का हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो जनरली V5 का डज है, V1 का डू। तो यहां पर V5 लगा है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? डज का। यानी यहां होना क्या चाहिए था? डजंट सी। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है इजंट ईट, यहाँ ईट लगा दिया, फिर इजंट को ही रख दिया, एलिमिनेट करिए इसको, नहीं होगा। डजंट सी आपका आंसर बी होगा। डजंट ईट, यहाँ पर तो सी रखना ही होगा क्योंकि सब्जेक्ट योर सिस्टर है जो लिविंग में है, तो डेट्स वाई आप इसको ईट में चेंज कर नहीं सकते हैं, एलिमिनेट हो गया। अड्डी तो का कोई मतलब ही नहीं बनता, आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आइए 3rd क्वेश्चन को समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा उसको। 3rd क्वेश्चन कह रहा है नेवर आई हैव सीन सच ब्रेथ टेकिंग सीनरी, यानी इतना शानदार दृश्य नजारा मैंने नहीं देखा है। नेवर आई हैव को अंडरलाइन कर दिया। अब कह रहा है कि यदि वह गलती है तो आप उसको इंप्रूव करिए, बनाओ उसको, ऑप्शन भी सामने है, देख लो, सीख लो। ऐसे इन्वर्सन की चर्चा फिर आगे भी होगी, लेकिन देखो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा, बने रहिएगा कि मैं इस तरह से क्यों आप लोगों को आखिर पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, ये आप लोगों को लास्ट में आज बताऊंगा। अब देखो इसमें नेवर लगा है तो ध्यान में रखना नेवर इन्वर्सन है। इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में कभी होगी, डिटेल होगी, थोड़ा लंबा चैप्टर होता है, वो बड़ा चैप्टर होता है। ध्यान में रखना कि यदि कोई सेंटेंस नेवर या नेवर बिफोर से शुरू हुआ, किससे किससे शुरू हुआ? नेवर से या नेवर बिफोर से, तो इसके तुरंत बाद यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब एंड देन हियर इट विल बी सब्जेक्ट। याद रखिएगा, यानी इन्वर्सन के रूप में यदि नेवर है, नेवर बिफोर है, तो यू कैनोट जस्ट पुट सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट। After these 2 words, you have to put helping verb first and then it will be subject. Got it? यानी ये 2 वर्ड से शुरू हुआ तो इसके तुरंत बाद पहले क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद होगा सब्जेक्ट। अब आओ सेंटेंस का, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कह रहा है। नेवर आई हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, तो नेवर से शुरू हुआ तो यहां पर पहले यह जो आई सब्जेक्ट है होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहां पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट यहां आएगा, यानी हैव यहां आएगा और आई यहां जाएगा, तो होना क्या चाहिए था? नेवर हैव आई सीन सच ब्रेथ टेकिंग सीनरी। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। तो अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, नेवर वो तो रहेगा ही, हैव पहले कर दिया हेल्पिंग वर्ब, जो रूल मैंने समझाया। अब सब्जेक्ट रखा, आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। बी एवर इज, नेवर को तो वी कैनॉट जस्ट चेंज हियर, दैट्स वाई एलिमिनेट हो गया। सी आई कैनॉट एवर, इसमें कैनॉट हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दिया, फिर एवर भी लगाया, एलिमिनेट हो गया। डी का कोई मतलब ही नहीं है चूंकि एरर है। समझ में आई बात? तो ये काफी इंफॉर्मेटिव क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए, सेशन चल रहा है, ढंग से देखोगे। अब आओ कॉमन एरर। क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। अभी तो मेरे पास अब जैसे लिखना पड़ रहा है हाथ से, और भी कुछ अभी आजकल दिक्कत है, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं,
कुछ के लिए मेरे पास मॉनेटरी प्रॉब्लम है तो उसको मैं मंगवा नहीं सकता हूँ अभी फ़िलहाल। आगे जब होगा तो देखा जाएगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, इस प्लेटफॉर्म से मैं हटने वाला हूँ नहीं, काफ़ी लाभ होगा आप लोगों को। अब आओ कॉमन एरर बनाते हैं, इसमें भी खूब बुद्धि खुलेगा आप लोगों का, पूरा दिमाग लगता है। अब बने रहोगे, यदि रेगुलर क्लास करते रहोगे तो मैंने जो प्रॉमिस आप लोगों से कर रखा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, तो आप बड़ी आसानी से उसको हैंडल करोगे। चलो आओ देखते हैं कॉमन एरर। पहला क्वेश्चन है CDS 2014 का ही। दूसरा क्वेश्चन SCRA, यह 10th के बाद एग्जाम दिया जाता है। बहुत लड़के शायद 10th में भी पहले था, 10th अपीयरिंग एस्टूडेंट भी देते थे, रेलवे वगैरह में ही होता है SCRA। तीसरा है NDA 2012 का। चौथा है मालवा ग्रामीण बैंक 2000, मालवा किस स्टेट में है, राजस्थान में है या कहीं है, खैर कोई बात नहीं। मालवा ग्रामीण बैंक में पूछा 2012 में। उसके बाद यह पांचवा क्वेश्चन है SSC 10+2, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट पास आउट होने के बाद 10+2 करने के बाद आप इसका एग्जाम देते हो, 2015 का क्वेश्चन है। पांचवा भी 10+2 का, अलग अलग क्वेश्चन मैंने निकाला है अलग अलग एग्जाम का, ताकि आप हर एग्जाम के बारे में धीरे धीरे जानते जाओ। आई जानना जरूरी भी है, अभी तो गवर्नमेंट जॉब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए। अभी ये पेंडेमिक में तो चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत सारी। आओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अनीता वाज सो टायर्ड दैट, यह पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी कह रहा है दैट शी कुड नॉट हार्डली, यह पार्ट बी हुआ। टॉक टू द गेस्ट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, सी हो गया। और उसके बाद कह रहा है नो एरर। इसमें 3 ही पार्ट है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। इसको कई बार मैंने एक्सप्लेन करा है कि आपको पढ़ना है और पढ़कर पता करना है कि कौन सा पार्ट आखिर गलत है। जो पार्ट गलत होगा वही आंसर होगा, और यदि गलती किसी भी पार्ट में नहीं मिल रहा आगे तब आंसर दिया जाता है नो एरर। नो एरर का मतलब कि गलती नहीं। अब आओ इसको देखते हैं। अनीता आवाज, सारे पार्ट को एनालाइज करते जाएंगे, अपने आप आंसर मिल जाता है। अनीता आवाज, अनीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, आवाज इसके साथ बिल्कुल सही है। सो टायर्ड दैट, सो और दैट का कॉम्बिनेशन भी सही है। सी कुड नॉट, अब यहाँ आवाज पास्ट में है तो यहाँ कुड पास्ट में रखा, बिल्कुल सही चल रहा है। नॉट हार्डली टॉक, कैन कुड मे माइट वगैरह मॉडल वर्ब है, वर्ब लेते हैं अपने बात, टॉक वर्ब लिया है, ये भी सही है। टू द गेस्ट, अतिथियों से। फॉर ए फ्यू मिनट्स, ए फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होता है काउंटेबल में, यहाँ भी सही है। अब आपको तो बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई तब इसमें गलती क्या है। जनरली आप आंसर दे दोगे नो एरर, लेकिन गलती है, गलती यहाँ है। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब लेक्चर देखो तो सारे लेक्चर को देखो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए। अभी तक 5 कॉम्पिटिटिव लेक्चर अवेलेबल है इसी चैनल पर, आप उस सारे को देखो और सबका नोट्स बनाते चलो। एक समय आएगा कि आप यूं चिटकियों में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ये मेरा वादा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जी, प्रोसेस है, लेकिन सबका नोट्स बना लोगे। अब जैसे देखो नॉट हार्डली, इसमें जाकर देखना नो और नोट में मैंने डिफरेंस बताया है। एडजेक्टिव के कॉम्पिटिटिव नोट्स के 2 चैप्टर, 2 अलग से कॉम्पिटिटिव नोट्स ऑन एडजेक्टिव होगा, उसमें मैंने बताया है नो और नोट में डिफरेंस। हार्डली वगैरह की चर्चा आप इसी चैनल पर देखोगे तो कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए मैंने दिया है, कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, उसके 3 सेशन मैंने लिए थे, उसमें आप देखे रहते तो यहाँ पकड़ लेते। अब देखो ध्यान देना, नॉट भी एडवर्ब है, थोड़ा जाकर उसको देख लेना और नोट्स बना लेना। नॉट भी एडवर्ब है, ये मैं बता चुका हूं, नो एडजेक्टिव होता है और नॉट एडवर्ब होता है। हार्डली भी एडवर्ब है, वैसे भी एलवाई लगा हुआ, तो हार्डली भी एडवर्ब है और नॉट भी एडवर्ब है, तो 2 एडवर्ब यहां एक साथ हो जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि ये दोनों निगेटिव वर्ड हैं भाई, नॉट का अर्थ तो आप नहीं जानते ही हो। हार्डली का अर्थ देखो, हार्डली का अर्थ होता है
ना के बराबर। क्या होता है? ना के बराबर। तो यहाँ यह भी निगेटिव वर्ड हो गया, इसका अर्थ नहीं तो होता ही है। तो दोनों निगेटिव वर्ड हुए कि नहीं हुए बोलो? दोनों निगेटिव वर्ड हुए और दोनों एडवर्ब हुए। तो ये होना क्या चाहिए था? अनीता वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट्स, यानी अनीता इतनी थकी हुई थी कि वह अतिथियों से कुछ मिनट भी हार्डली टॉक यानी ना के बराबर बात कर पाई। समझ में आई बात? यानी नॉट का प्रयोग यहां नहीं होगा क्योंकि हार्डली ऑलरेडी लग चुका है। तो खैर दोनों एक ही पार्ट में है, दोनों में से कोई एक हटाना था, तो जो हम उसको हटाएंगे जिसको हटाने से सेंटेंस का अर्थ प्रभावित नहीं हो। तो नॉट को हटा देते हैं, हार्डली को रखते हैं। फिर भी किसी को भी हटाना हो, किस में है? ये दोनों पार्ट बी में है। आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। गॉट इट? इसको लिख लीजिएगा और वह जाकर लेक्चर भी देख लीजिएगा और लेक्चर को नोट्स बनाते चलिए, तब फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ही हैज ओनली कॉफी, ही हैज पार्ट ए है, ओनली कॉफी पार्ट बी, इन ब्रेकफास्ट पार्ट सी। अब इसमें तो कोई गलती दिख ही नहीं रहा भाई, यानी ब्रेकफास्ट में उसके पास सिर्फ कॉफी है पीने के लिए। इधर बड़ा मुश्किल हो गया। बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि लगाओ, कुछ ना कुछ पता चलेगा। नहीं पता चला? आ जाओ मैं समझाता। अब यहां ध्यान देना, खूब प्रेम से समझना चाहिए इसको। गिव, गिव मीन्स देना। वांट, वांट मीन्स चाहना, जानते हो। अब या हैव का कोई भी रूप, या हैव, तो हैव में तीन आते हैं ना, टू हैव में, हैव, हैज, हैड। तो हैव का तीनों रूप में से कोई भी हो, गिव का कोई भी रूप हो, गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स, पांचों रूप, वांट का पांचों रूप होता है, ये तो मेन वर्ब है। तो इनका कोई भी रूप हो, इनका कोई भी रूप हो और इनका कोई भी रूप हो। इनके बाद यदि कोई वस्तु है, मान लो समथिंग, समथिंग मीन्स वस्तु, जानते हो। अब प्लस यहां मान लो मैंने डैश दे दिया, अब प्लस यहां आ गया कोई भी शब्द जैसे डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट या दिन के अंतिम भोजन को हम लोग सफर कहते हैं। यानी भोजन से संबंधित कोई, जो हम लोग खाते हैं यार, उससे संबंधित कोई भी शब्द हो और उस शब्द के पहले, अब फिलहाल तो मैंने यहां डैश दिया है, गिव, वांट, हैव के किसी भी रूप के बाद कोई वस्तु हो जो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट या सफर के रूप में किसी को दिया जा रहा हो या किसी के पास हो, तो यहां ध्यान में रखिएगा कि अब मान लीजिए कि यहां दे दिया ऑप्शन इन, फॉर, ऑन, एट, चार ऑप्शन दे दिया गया। इज दैट क्लियर? अब कहा गया कि चुनिए और भरी, तो सिर्फ और सिर्फ फॉर होगा, ध्यान में रखिए। कंडीशन क्या है कि वस्तु डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के साथ कनेक्टेड हो, माने उससे रिलेटेड हो, और उसके पहले गिव का, वांट का या हैव का कोई भी रूप हो। तो अब आप क्वेश्चन देख लो। ही हैज आ गया ना, हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, हैड आ गया, हैज। ओनली कॉफी यानी किसी के पास कुछ है, हैज का रूप आया, यहां कॉफी एक वस्तु हो गया। अब यहां पर आ गया ब्रेकफास्ट, तो ही हैज ओनली कॉफी। अब यहां इन ब्रेकफास्ट के बदले क्या होना चाहिए? फॉर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। गॉट इट? कितना सुंदर यह थ्योरी है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कभी नहीं फंसोगे, याद कर लेना। इसी में लिए मैं बार बार कहता हूं कि नोट्स बनाते चलिए। आपका एरर किस में है? सी में है। डेट्स वाई आंसर क्या होगा? सी होगा। SCRA 2014 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ यू विल वर्क हार्ड। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी, थोड़ा प्रेम से समझ लेना। इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, यू विल ऑलवेज सक्सीड, तो तुम हमेशा सफल होगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो हमेशा सफल होगे। अब इसको बालक भगवान, सुन रहे हो जी? अब इसको देखो, यहां
ध्यान में रखना एक चीज, पास्ट के 2 सेंटेंस एक साथ हो सकते, प्रेजेंट के 2 सेंटेंस एक साथ हो सकते हैं, हालांकि उसके में भी थोड़ा कंडीशन होता है, इसमें आगे मिलेगा भी, लेकिन फ्यूचर के 2 सेंटेंस एक साथ आप नहीं रखोगे। एक को रखना होगा सिंपल प्रेजेंट में और एक को रखना होगा फ्यूचर में, यानी फ्यूचर प्लस फ्यूचर आप नहीं कर सकते हो। एक फ्यूचर में रखो और एक को सिंपल प्रेजेंट में करो। तो प्रेजेंट में किसको करोगे भाई? तो ध्यान में रखना कि फ्यूचर का वह सेंटेंस, इस दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ले लेते हैं, यानी फ्यूचर का वह सेंटेंस जो कंडीशन को बतलाता हो। किसको बेटा? कंडीशन को, कुछ शर्त रख रहा हो, कुछ कंडीशन रख रहा हो, उस कंडीशन को यानी कंडीशनल क्लॉज उसको आप कह सकते हो कि उस कंडीशनल क्लॉज को आपको किस टेंस में रखना होगा? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जनरली सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, तो थोड़ी देर पहले चर्चा भी करा था। तो फ्यूचर के 2 क्लॉज यदि एक साथ हैं तो याद रखिएगा कि जो कंडीशन बतलाएगा उसको हम लेकर चले जाएंगे प्रेजेंट, वो भी किस प्रेजेंट में? तो जनरली हम सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे, और जो बचेगा वो फ्यूचर में रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब आओ यहां देखो क्या कहता है, इफ यू विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन काम करोगे, यू विल ऑलवेज सक्सीड, तो तुम हमेशा सफल होगे। तो तुम हमेशा सफल होगे कब? तो जब तुम कठिन काम करोगे, वर्क हार्ड करोगे। यानी कंडीशन क्या है? सफल होने के लिए कंडीशन है कठिन काम करना। तो यह कंडीशनल क्लॉज हो गया जो फ्यूचर के साथ है, 2 फ्यूचर है, यानी इसको हम कभी भी फ्यूचर में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन को बतला रहा है। तो ये होना क्या चाहिए था? कंडीशन को बतला रहा है तो सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, यानी विल हटा देंगे, सीधे क्या होगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड। गलती किस पार्ट में है? ए में, दैट्स वाई आंसर क्या होगा? ए होगा। किस एग्जाम का क्वेश्चन है? NDA 2012 का क्वेश्चन है। देखो अलग अलग एग्जाम से बड़ी समुद्र ढूंढना पड़ता है इस सबको निकालने के लिए, सारे पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, और निकालना पड़ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखो, लेकिन नोट्स बनाओगे तभी फायदा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है, खूब प्रेम से देखना, बड़ा आनंद आएगा इसको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सी इज वेल ऑब्लिक ए, यानी पार्ट ए हो गया। नॉन इन हिंदी पार्ट बी है। उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेज पार्ट सी है। उसके बाद नो एरर डी में। यह मालवा ग्रामीण बैंक का, इसमें तो मेरे बहुत सारे लड़कों ने क्वालिफाई करा है, बहुत सारे लड़के नौकरी कर रहे हैं, सब में लगभग ऑलमोस्ट सब में। 2012 का क्वेश्चन है। तो सी इज वेल नोन। अब आओ इसको बनाते हैं, सी इज वेल नोन, ध्यान देना, इज और यहाँ नॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म इज प्लस V3। अब बताओ कि यह एक्टिव का है कि पैसिव का है? वॉइस का वर्ब मैं बता चुका हूँ, 4 क्लास ऑलरेडी है उपलब्ध। V1 या V5 एक्टिव का फॉर्म होता है, उसका पैसिव फॉर्म मैंने समझाया था, क्या चीज़? इज या आर या एम प्लस V3 बताया था ना। तो इज प्लस V3 लगा, सीधा सीधा चला गया पैसिव फॉर्म, ये अलग चीज है। तो अब यहां ये कह रहा है इन हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेज। तो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोन, नो जब भी पैसिव फॉर्म में प्रयोग होगा, नो, नो मीन्स जानना, नो जब भी पैसिव फॉर्म में आएगा, वेन एवर इट इज यूज्ड इन पैसिव फॉर्म, इन पैसिव वॉइस पर्टिकुलरली, इट टेक्स टू एज प्रीपोजिशन।
याद रखिएगा, नो के साथ पैसिव में बाई का प्रयोग नहीं होगा और किसी अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग नहीं होगा। नो यदि पैसिव वॉइस में गया तो सीधा सीधा क्या चीज, टू। एक्टिव में तो लेगा ही नहीं जनरली, जैसे मैं उसे जानता हूं, आई नो हिम, वहां कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूं मैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। एक्टिव फॉर्म है, नो वर्ब वन है। अब इसको पैसिव में ले जाओ तो हिम को पहले लाओगे ही होगा, नो वर्ब वन है तो वर्ब वन है, वर्ब फाइव का पैसिव इजआरएम प्लस V3, तो इज और नो का V3 क्या करोगे, नोन करोगे ना। अब यदि यहाँ लिख दोगे बाई, आई को यहाँ लाओगे, जनरली हम सब्जेक्ट को दाएं लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मी हो गया गलत। ध्यान में रखिएगा ये चीज, क्यों, क्योंकि नो यहाँ पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव फॉर्म में आएगा तो ये टू लेगा ही लेगा, दूसरा कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लेगा। यानी इसका सही क्या होगा, ही इज नोन टू मी, गॉट इट। तो यहां पर नॉन इन नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टू हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेज, गॉट इट। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। वन मस्ट ओबे, वन मस्ट पार्ट ए है, देखो यहां ओबे वंस पार्ट बी है, टीचर्स। यहां एक ये मैंने सोच रखा है, इसका 20 मिनट का लगभग एक अलग क्लास होगा। वन, वंस, वंस, एक पर अपस्ट्रॉफी एस आएगा, एक में एस जुड़ेगा, किसी के साथ डैट होगा, किसी के साथ दोज होगा, एक अलग क्लास ही होता है उसका। जितना आसान आप लोग समझते हो उतना है नहीं, पढ़ना पड़ेगा जी। एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो यार क्वेश्चन को देखते ही आंसर दोगे, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारोगे तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रट्टा मार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे ही नहीं सकते। कंसेप्ट समझो, आपके पास ही रहेगा, जस्ट एट ए डोर स्टेप सफलता रहेगी आपके लिए। अब देखो वन, थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थ्योरी की जरूरत नहीं है। वन, वन का पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव मैंने समझाया था, देख लीजिए। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, यानी सबको अपने शिक्षकों का बात मानना चाहिए। यहाँ वन एवरीबॉडी के सेंस में है, आप ऑल के सेंस में भी उसको ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो वन के साथ यदि सब्जेक्ट वन हो तो उसके लिए वंस का प्रयोग ही होगा, दूसरा कोई प्रयोग नहीं होगा, अपना अपनी के अर्थ में, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के लिए। अब थोड़ा ध्यान देना, यही वन के साथ वन ऑफ हो जाता, क्या हो जाता, वन ऑफ हो जाता, तब यहां वंस नहीं होता, तब हीज पुरुष के लिए, हर महिला के लिए प्रयोग करना पड़ता है। इस डेट के ध्यान में रखिएगा। वन के साथ ऑफ हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हीज या हर, दो ही। आज यदि ऑफ नहीं है तब वंस। तो यहाँ ये तो खैर सही है ही, यहाँ भी सही है, ये तो खैर सही है ही। इसका आंसर क्या होगा, डी, यानी नो एरर। SSC 10+2 का है, इसका आंसर नो एरर। नो एरर शायद पहली बार आप लोगों के सामने आया है। चलो, बुद्धि खुल गया होगा बालक महाराज। अब आओ लास्ट क्वेश्चन को देखो। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फेड हर डॉग। यह भी आपको SSC 10+2 2015 का क्वेश्चन है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग स्वतः इसको बना। एक क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बना सकते हो, आप खुद ही बनाओ इसको, थोड़ा बुद्धि खुले आपका, आप बना भी सकते हो। दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनो। आखिर मैं इस तरह से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं, इसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। देखो, इसका एक पर्पस है। पर्पस ये है कि क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस हो, ऑन स्पॉट आप थ्योरी भी जानो और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करो। देखना,
यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। कोई 10 मिनट का सेशन लेकर आता है, कोई 20 मिनट का, कोई ज़्यादा का भी लेकर आता होगा, लेकिन बहुत खोजोगे भी तो बहुत खोजने के बाद भी बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनवा रहे हो, किस एग्जाम का है उसका ऑन स्पॉट वहीं पर थ्योरी देकर आपको समझा रहे हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इकलौता हूँ, मैं तो कुछ हुई नहीं, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस तरह से आपको एक साथ सारी चीज़ों को समझाएंगे। अब देखो करना क्या है आपको, जैसे इस सेशन को मिलाकर अभी तक का ये 7वां सेशन था, शायद 6 ऑलरेडी हैं, 5 पहले से, 4 पहले से था, 2 इधर आया, आज ये 7वां हो गया। अब इस सबको देखो ना, कॉम्पिटिटिव लेक्चर जितना भी है इस चैनल पर उपलब्ध है, सबको पढ़ो। अब पढ़कर एक नोट्स बना लो, ऐसे नहीं छोड़ो, नोट्स बना लो और हर सेशन को जब भी मैं लेकर आऊँ इस तरह का, उसको देखते चलो। इससे फ़ायदा होगा कि एक समय आएगा जब इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको कि आप यूँ क्वेश्चन का आंसर देने लगिएगा और बड़ी आराम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लोगे जी, भरोसा रखो। ये सेंस है मेरा। देखो इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिव बैच जनरली सब कोई चलाता है, मैं भी चलाता हूँ, तो मेरा 5000 फी होता है उसके लिए। बाहर में जाओगे, राजधानी वगैरह में बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट जगह पर भी 10,000 से 25,000 के आसपास उनका रेंज होता है। तो और जो आपको यूँ ही मिल रहा है तो उसका लाभ उठाओ यार, उसका लाभ उठाओ, नोट्स बनाते चलो उसका। बात समझ रहे हो? मैं इस पर से, अब मैं इस चैनल से हटने वाला हूँ नहीं जी, जब मैं आ गया तो मैं हटने वाला हूँ नहीं। आपको मिलते रहेगा एट प्रॉपर इंटरवल कुछ चीज़ें जो आपके लिए निश्चित रूप से इंफॉर्मेटिव होंगी और काफ़ी लाभ उठाइएगा। चलिए फिलहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर एंड बी हैप्पी।